दैट कनेक्ट कि जो एक्चुअल इंटेलिजेंस है उसमें और जो हमारे एग्जिस्टिंग एआई सिस्टम्स हैं उसमें कितना एक फ़र्क है और क्या चीज़ें हमें चाहिए क्या अपने टूल बॉक्स के अंदर कि जो हम एम्यूलेट कर सके रियल इंटेलिजेंस को. तो दैट ब्रिंग्स अस टू स्टोरी एनालिसिस, क्योंकि स्टोरी एनालिसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट पीस है एंड दिस विल बी आवर लास्ट लेक्चर फॉर द टर्म. और उसके बाद हम आपकी प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशंस ले लेंगे. तो लेट्स मूव ऑन टू, लेट मी शेयर माय स्क्रीन ताकि आज के लेक्चर को हम देख सकें. तो हियर वी आर. स्क्रीन शेयर हो रही है सबके साथ मेरी? हन्नान? यस सर. ठीक है, गुड. तो today will be the final lecture and it's mostly about representations and means specifically story analysis. Story analysis is वजह से कि this is, so what we have been trying to do for a long time is modeling human intelligence. और ह्यूमन इंटेलिजेंस सिर्फ और सिर्फ उस तरीके से नहीं काम कर रही जिस तरह हमने बहुत सारी टेक्निक्स देखी जो कि एक स्पेस के अंदर डिसीजन बाउंड्रीज बना रही है इस तरह से. तो सारी ह्यूमन इंटेलिजेंस डिसीजन बाउंड्री बेस्ड नहीं है. देयर इज अ लॉट मोर टू ह्यूमन इंटेलिजेंस इंक्लूडिंग द फर्स्ट थिंग इज सिंबलिज्म, सिंबल्स. यानी कि द एबिलिटी टू ड्रॉ सिंबल्स, रिप्रेजेंट थिंग्स विद सिंबल्स. फॉर एग्जांपल जस्ट नंबर्स. तो अगर आपने देखा है तो नंबर्स जो हैं बहुत ही पुराने ज़माने की इजाद नहीं है. दीज अरेबिक न्यूमरल्स जो 1 2 3 4 हम रिप्रेजेंट करते हैं, इससे पहले हमारे पास इस तरह रोमन न्यूमरल्स थे. तो कोई बता सकता है कि रोमन में ये क्या है, नंबर है? 25 सर. खुदा का खौफ करो, XXLL लिखा हुआ है, ये 2020 है. तो देखें, रोमन न्यूमरल्स को पढ़ना भी आसान नहीं था, मुश्किल काम था. और ये अरेबिक न्यूमरल्स की वजह से काफ़ी चीज़ें आसान हो गई. बाइनरी नंबर्स भी हैं हमारे पास. तो दीज आर ऑल सिंबल्स. फिर हम मैथमेटिकल सिंबल्स जो एक्स वाई इस्तेमाल करते हैं इक्वेशंस के लिए, उसके बाद हम और ज़्यादा सिंबल्स भी इस्तेमाल करते हैं, फाई, गैमा, अल्फ़ा, बीटा. तो ऑल ऑफ दीज आर सिंबल्स. फिर हमारे जो ये लेटर्स हैं ABC, दीज आर ऑल्सो सिंबल्स, सिम्बॉलिक हैं कि ये चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं टू ट्रांसमिट सम आइडियाज कॉम्पैक्टली. एंड दैट ब्रिंग्स अस टू लैंग्वेज. के लैंग्वेज के मल्टीपल पीसेस हैं. एक रिटन पीस है जो कि हमने सिंबल्स के ज़रिए से देखा कि रिप्रेजेंट हो सकता है रिटन लैंग्वेज. लेकिन रिटन लैंग्वेज से पहले हमारे पास स्पोकन लैंग्वेज आई थी. तो दीज आर एक्चुअली फोनीम्स. जो हमारा लेक्चर, मेरे ख्याल में बहुत सारे लेक्चर्स हैं जो बीच में स्किप हो गए. फोनीम्स, दीज आर वोकल रिप्रेजेंटेशंस जो हम गले से अदा कर सकते हैं और उसके ज़रिए से चीज़ों को ट्रांसमिट करते हैं. तो पहले स्पोकन लैंग्वेज आई, उसके बाद रिटन लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट पैदा हुआ. तो languages are very important in terms of communicating very complex ideas. और फिर इसके बाद जो एक चीज़ हमें यूनिक बनाती है, दैट्स एनालिटिक्स. यानी कि वी कैन एनालाइज थिंग्स. और इसको एक दफ़ा मैंने क्लास में पहले भी छेड़ा था. व्हाट डज एनालिटिक्स मीन? एनालिटिक्स मीन्स कि यूजिंग these symbols and language we can let me draw this down here. We can represent concepts.
लेट्स से एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं यूजिंग some amount of symbols and language. Okay? And let's call this concept 1. कोई एक कॉन्सेप्ट हो सकता है. लेट्स से कि ये जो कॉन्सेप्ट है जो मैंने ड्रॉ किया नीचे, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मेट्रिसेस. और फिर ये एक दूसरा कॉन्सेप्ट है. लेट्स कॉल दिस कॉन्सेप्ट 2. और ये कॉन्सेप्ट जो है ये लेट्स सपोज के परसेप्ट्रॉन न्यूरल वो वाला कॉन्सेप्ट है. फिर इसको जब कंबाइन किया गया या किसी ने देखा कि यार देयर टू कॉन्सेप्ट्स दे कैन बी कंबाइंड टू फॉर्म द थर्ड कॉन्सेप्ट. तो अ न्यू कॉन्सेप्ट इमर्जेस दो कॉन्सेप्ट को कंबाइन करके. और दिस इज अ न्यू आइडिया. यू कैन कॉल दीज आइडियाज. यार एक आइडिया सुना, दूसरा आइडिया सुना, उसको कंबाइन किया, तीसरा आइडिया निकल आया. while maintaining the two ideas intact where they are. और फिर the idea that this can be done over and over without limit. So multiple concepts can be combined. और फिर बहुत सारी चीज़ें हम ये बना सकते हैं. तो दिस इज़ द चॉम्स्की हाइपोथेसिस ऑफ एनालिटिक्स के इंसानों में और जो दूसरी मखलूक़ात हैं इनमें जो डिफरेंस है वो इस लाइन से आता है, यानी सिंबल्स बनाने के, फिर उससे लैंग्वेज और उससे एनालिसिस ऑफ दिस सॉर्ट कि वी हैव द एबिलिटी टू कंबाइन two concepts to come up with the third concept and do this recursively over and over without any limit. So these are combinators and merge operations जो यहाँ पे नज़र आ रहे हैं. And this gives us the strong story hypothesis. Strong story hypothesis वो ये है, क्योंकि अभी तक अगर आप नहीं समझे ऊपर से तो स्ट्रॉन्ग स्टोरी हाइपोथेसिस ये कहती है कि इट्स इन इफेक्ट द एबिलिटी टू टेल स्टोरीज, अंडरस्टैंड स्टोरीज and analyze stories that separates us from all the rest of the species. और ये हम लोग सिंबल्स यूज़ कर रहे हैं, लैंग्वेजेस यूज़ कर रहे हैं, एनालिटिक्स यूज़ कर रहे हैं, बना रहे हैं टू जनरेट स्टोरी लाइंस. और हम चीज़ों को स्टोरीज़ के ज़रिए से ही समझते हैं और स्टोरीज़ के ज़रिए से ही ट्रांसमिट करते हैं. ठीक है, तो दैट्स द स्ट्रॉन्ग स्टोरी हाइपोथेसिस जिसकी बेसिस पे अभी तक तो बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुई, लेकिन इट हैज़ द पोटेंशियल कि इस पे बहुत ज़्यादा काम हो सकता है. ये कोई क्वेश्चन इसके बारे में, इन चार चीज़ों के बारे में? नहीं, नो क्वेश्चंस. तो इन इफेक्ट मैं इसको फिर से रीइटरेट करता हूँ कि हम लोग स्टोरीज के ज़रिए से ही लर्न करते हैं. यानी कि अगर आप अखबार देख लें या इंफॉर्मेशन देख लें, लोग स्टोरी लाइंस बनाते हैं अपने दिमाग में. एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड स्टोरी कैसलिंग, के दिमाग में बहुत सारी स्टोरी लाइंस बनी हुई होती हैं, फिर उनके मर्जर से नए आइडियाज़ निकल रहे होते हैं. तो ऑल वी हैव, ये स्ट्रॉन्ग स्टोरी हाइपोथेसिस ये कहती है कि ऑल वी हैव इन आवर माइंड आर स्टोरीज, शॉर्ट स्टोरीज एंड लॉन्ग स्टोरीज. और एक बड़ी स्टोरी बन रही है इंसान के दिमाग में जिसके ज़रिए से वो नेविगेट करता है चीज़ों में. ठीक है, तो दिस इज़ द आइडिया. और आप अपनी खुद सोच सकते हैं कि हर एक की ज़िंदगी की एक अपनी स्टोरी होती है. एनीवे स्टोरी एनालिसिस में बहुत सारे पीसेज हैं. So I'll look at some of these components of story analysis. इसमें ये कि आपके पास स्टोरी लाइन आती है, चाहे अखबारी स्टोरी है या कोई नॉवल है जो भी है, इसमें कुछ इम्पोर्टेंट पीसेज हैं. फॉर एग्जांपल, वन इज एंटिटी डिटेक्शन, के एंटिटीज, किन एंटिटीज़ के बारे में बात हुई है यहाँ पे. So this is entity recognition.
क्या आपने रिकग्नाइज कर लिया कि कौन सी एंटिटीज़ हैं यहाँ पे जिनके बारे में बात हुई हुई है? लेट्स से यहाँ पे लिखा हुआ है इमरान, कहीं पे लिखा हुआ है पाकिस्तान, और कहीं पे लिखा हुआ है पीडीएम। तो ऑल ऑफ दीज आर एंटिटीज़। इनको रिकग्नाइज करना स्टोरी में कि ये एंटिटीज़ हैं जिनके बारे में बात की जा रही है, ठीक? तो दिस इज़ अ प्रॉब्लम। फिर उसके बाद वंस दीज एंटिटीज़ हैव बीन रिकग्नाइज्ड और कैन बी रिकग्नाइज्ड, व्हाट वी कैन क्रिएट इज कि कौन सी एंटिटीज़ किस तरह से कनेक्टेड है। तो लेट्स कॉल एंटिटी 1 और एंटिटी 2, एंड देन देयर इज दिस एंटिटी, लेट्स से एंटिटी 3, और इनके आपस में कनेक्शंस क्या हैं। तो लेट्स से इस तरह से कनेक्शन बनाएं, दीज आर सपोर्ट कनेक्शंस। और इसमें हम ये कह सकते हैं कि ये एंटिटी इसको सपोर्ट देती है या ये एंटिटी इसको बिलोंग करती है। तो दिस काइंड ऑफ नेटवर्क जो बन जाता है, दिस इज कॉल्ड द सिमेंटिक एंटिटी नेटवर्क। यानी जो एंटिटीज हैं ये सिमेंटिकली यानी मीनिंगफुली एक दूसरे से किस तरह से कनेक्टेड हैं और क्या सपोर्ट है। एंड देन देयर आर दीज टाइप्स ऑफ एजेस कि किस तरह से ये एजेस जो हैं वो कनेक्ट हो सकते हैं। तो एक रियल स्टोरी ले लेते। रियल स्टोरी क्या, आपने ये स्टोरी कहीं ना कहीं अपनी फिक्शन में कहीं ना कहीं सुनी होगी, हीर रांझा की स्टोरी या इस तरह की। और इसी तरह अगर आपने हैमलेट वगैरह पढ़ी है तो हर कल्चर में इस तरह की स्टोरीज होती हैं। तो अगर आप स्टोरीज को देखें तो मैं छोटा सा एक एग्जांपल बनाता हूँ ऑफ दीज एंटिटीज। एक कैरेक्टर है जिसका नाम है कैदू, और कद्दू नहीं है, कैदू है, और एक और कैरेक्टर है जिसका नाम है हीर। अब ये स्टोरी है, इसमें इन दोनों कैरेक्टर्स, शायद आपने नहीं देखा हो, इन दोनों कैरेक्टर्स का आपस में रिलेशनशिप कुछ ऐसा रहा है स्टोरी में कि कैदू इज रिलेटेड टू हीर एंड ही पॉइजन्स ही, और इन इफेक्ट एक और रिलेशनशिप बाद में बन जाती है जिसे कहते हैं किल। तो देयर इज अनदर इंट्रिंसिक रिलेशनशिप जो कि एजेस के कॉन्सेप्ट के दरमियान में, वो पॉइजन्स का पर्पस ही किलिंग था, राइट। और फिर इस सब के होने से ये जो टेम्पोरल नेटवर्क बना, इसमें हुआ ये कि इवेंचुअली दिस कैरेक्टर इज डेड, and this would be a property of this character after this event happens with the interaction of these two entities. So this is a property. तो यहाँ पे एक तो ये चीज नजर आ रही है आपको कि देर आर दीज एंटिटीज, दे आर रिलेटेड विद सम एक्शंस। वो एक्शंस भी आपस में किसी तरह रिलेट होते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो नज़र आ रही हैं। तो देर आर मल्टीपल थिंग्स। एक तो कम्बिनेटर्स हैं जो कि मैंने एजेस से रिप्रेजेंट किए हैं कि हाउ दीज एंटिटीज आर कंबाइंड। और उसके बाद आपको ये एक टेम्पोरल चीज़ नज़र आ रही है कि दिस हैपेंस टेम्पोरली। पहले ये प्रॉपर्टी नहीं थी, and at time step 1 something happens, then time step 2 something else happens, and at time step 3 you see a property of this character या entity जो हमें यहाँ पे नज़र आ रही है। तो there is a temporal relationship between these events happening। जी कोई क्वेश्चन? एक्सक्यूज मी सर। जी बेटा। सर काफी देर से क्वेश्चन तंग कर रहा था कि एक ये चीज क्रिएटिव है या जनरेटिव है। हाँ, मैं इस पे आता हूँ अभी। मैं इस पे आता हूँ कि स्टोरी
एनालिसिस में ये सारा पार्ट कैसे आता है। तो जो चीज़ें हमने देखी हैं इंटेलिजेंस के अंदर वो डिस्क्रिमिनेटिव थी, सही है। तो देयर आर डिस्क्रिमिनेटिव मॉडल्स। पहले तो ये देख लें कि देयर इज दिस कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्बिनेटर्स, और उसके बाद यू आर लुकिंग एट दिस इवेंट, और एक हर इवेंट को हम लोकलाइज करते हैं। तो देयर इज दिस कॉन्सेप्ट ऑफ लोकलाइजेशन, और हर लोकलाइज्ड इवेंट एक अलग सब स्टोरी बनती है, और इस तरह से मल्टीपल स्टोरीज बन के एक स्टोरी लाइन बन जाती है, एंड देयर समहाउ टेम्पोरली रिलेटेड। ठीक है। तो अभी तक जो हम देखते रहे, दे हैव बीन डिस्क्रिमिनेटिव मॉडल्स, यानी कि हमारे पास लेट सपोज एंटिटीज ही को देख लेते हैं। एंटिटीज हैं, और हमने कहा कि एंटिटी टाइप्स में डिस्क्रिमिनेट करना है, अच्छी और बुरी, क्योंकि हम जब स्टोरीज को भी देखते हैं तो हमारी स्टोरीज में हीरोज होते हैं, विलेंस होते हैं, तो वी वांट सम सॉर्ट ऑफ अ डिस्क्रिमिनेटर, और वही ये डिसीजन बाउंड्रीज हैं। ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेटिव मॉडल्स कुछ इस तरह से काम करेंगे, और ये भी इम्पॉर्टेंट है। दूसरा, फिर जब हम जेनरेट करते हैं, तो लेट सपोज आई एम राइटिंग अ स्टोरी, अ न्यू स्टोरी। ठीक है। तो अगर मेरे पास इस तरह के मॉडल्स बने हुए हैं जहाँ पे मुझे पता है कि ये अच्छी एंटिटीज या हीरोइक एंटिटीज, इनकी ये प्रॉपर्टीज होती हैं, आई वुड जनरेट अ न्यू सैंपल समवेयर क्लोज बाय इन दिस रेंज। ठीक है। और अनदर सैंपल इन दिस रेंज ऑफ सॉर्ट्स। और जब मैंने कोई विलन बनाना होगा तो मुझे पता है कि आई हैव दीज काइंड ऑफ एंटिटीज जो विलन्स होते हैं, तो ये एक विलन एंटिटी इधर बनेगी। तो वो प्रॉपर्टीज हैं जेनरेटिव मॉडल्स की, और दीज डिस्क्रिमिनेटिव एंड जेनरेटिव मॉडल्स आर कनेक्टेड। तो जेनरेटिव में सिर्फ ये कि वंस यू हैव अ सैम्पलिंग ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स, फिर आप जनरेट कर सकते हैं, और फिर ना सिर्फ ऑब्जेक्ट्स को बल्कि एक्शंस को भी आप इन सम अदर सैंपल स्पेस मैप करके जनरेट करा सकते हैं। ठीक है। मेरे ख्याल में आपका ये मसला कुछ हल हुआ। यस सर, मैं इसमें यही कहना चाहूँगा सर, अगर हमने एक डिस्क्रिमिनेटिव मॉडल बनाया तो हम्म उसके साथ ही हमें एक जनरेटिव मॉडल भी चाहिए होगा, हम्म जो कि डिस्क्रिमिनेटिव मॉडल उसको फीड करेगा जनरेटिव मॉडल को। बिल्कुल बिल्कुल होता है। इसी तरह हम लोग लर्न करते हैं कि आउट ऑफ द ब्लू कोई चीज़ नहीं जनरेट हो जाती, बल्कि पहले हम चीज़ों को सीखते हैं। यानी इंसान खामोश रहता है काफ़ी अरसे तक, ऑब्जर्व करता है, एक फ्रेम को देखता है, और फिर उससे लर्न करता है। अच्छा, तो ये जो एक्शंस है ना, मैं थोड़ा सा आगे जाता हूँ और एक्शन फ्रेम्स जनरेट करता हूँ। तो देयर इज एक्शन फ्रेम्स, ये हम बना लेते हैं। तो कोई भी स्टोरी देखी हमने, तो उसके अंदर एक्शन फ्रेम्स बना लिए डिफरेंट टाइप के एक्शंस के। तो लेट सपोज फ्रेम को इस तरह पिक्चर की तरह ही बना देता हूँ। लेट सपोज के इस तरह के फ्रेम्स जहां भी एग्जिस्ट करते हैं, हम उनको लेबल कर लेते हैं मर्डर फ्रेम्स। ठीक है। और मर्डर फ्रेम्स हमारे कुछ ऐसे लगेंगे कि एक मर्डर एजेंट होगा और एक विक्टिम होगा। ठीक है। तो इस केस में जो हमने ऊपर स्टोरी देखी, इसमें जो एजेंट है वो बन जाता है कैदू, और विक्टिम बन जाती है हीर। और जहां पे भी हमें इस तरह का कोई स्टोरी लाइन नजर आएगी जिसके अंदर कुछ इस तरह का फ्रेम बना हुआ होगा, और उसमें फिर हम देखते हैं कि इंस्ट्रूमेंट्स भी यूज होते हैं। यानी जिस तरह स्टोरीज में कुछ में गन यूज होगी, कुछ में कोई वेपन यूज होगा, कोई चाकू यूज होगा, और यहाँ पे इन स्पेसिफिक पॉइजन यूज हो रहा है, तो वो चीज़ें भी फिर इन फ्रेम्स में ऐड हो जाती हैं। एंड देयर मल्टीपल सच फ्रेम्स जो कि बनाए जा सकते हैं ऑफ दीज एक्टिविटीज़ जो कि हमें स्टोरी लाइंस में नज़र आती हैं। ठीक है।
तो इस तरह की मॉडलिंग के साथ एक बहुत बड़ा इशू इज कॉल्ड पैरासिटिक सिमेंटिक्स। तो मैं थोड़ा सा आगे चल के इसे लिख लेता हूँ। पैरासिटिक सिमेंटिक्स, जिसका मतलब ये है कि हर फ्रेम या हर स्टोरी लाइन जो हम बना रहे हैं, चाहे वो हम देख रहे हैं सिर्फ या जनरेट कर रहे हैं, इसको हमारा दिमाग किसी तरीके से एक रियल लाइफ वर्ल्ड के ऊपर मैप करता है। तो एक एजेंट को करेगा मैप, और इसी तरह पॉइजन को किसी तरह से मैप करेगा, और फिर विक्टिम को किसी तरह मैप करेगा। तो हर एक की मैपिंग सेम नहीं होगी, लेकिन देयर इज दिस मैपिंग दैट इज हैपनिंग टू गिव दिस फ्रेम रियलिटी। तो ये लेट्स से ये हमारा वही मर्डर फ्रेम था। तो इसमें जो एजेंट्स हैं वो इस तरह से मैप हुए हैं ऑन टू द रियल वर्ल्ड, और जो यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स यूज हुए हैं वो भी मैप हुए हैं। तो दिस इज समथिंग दैट स्टिल बैफल्स कि भाई किस तरह से ये काम करेगा और ये इमेजिनेशन किस तरह से चलेगी। तो इसके बाद हम आते हैं जनाब नॉलेज पे, कि इसके लिए किस किस्म की नॉलेज हमें चाहिए। नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड, नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड इन रिलेशन टू सिमेंटिक्स। क्या हमें मीनिंग भी निकालना है इसमें, तो किस किस्म की नॉलेज चाहिए। तो नॉलेज के भी लेवल्स हैं। तो देयर इज जनरल नॉलेज, नॉलेज ऑफ थिंग्स इन जनरल, फिर बेसिक नॉलेज है, और इसी तरह बहुत स्पेसिफिक या स्पेशलाइज्ड नॉलेज है। और हम हर फील्ड में, हर तरह की चीज़ों में तीनों किस्म की नॉलेज बहुत ज़रूरी नहीं होती, लेकिन एक मैप बना लेते हैं यहाँ पे नॉलेज का, या ग्राफ बनाते हैं कि नॉलेज में क्या चीज़ें जनरल होती हैं। तो हर किस्म के फ्रेम में, हर किस्म की स्टोरी में देयर थिंग्स दैट यू वांट टू डिस्क्रिमिनेट एंड क्लासिफाई, चीज़ों को डिनोटेट करना चाहते हैं, चाहे वो चीज़ें हों या एक्शंस हों। तो उसमें कुछ नॉलेज जो है वो जनरल लेवल की है। तो ये जनरल लेवल की नॉलेज, फॉर एग्जांपल अगर मैं एग्जांपल देता हूँ कि जनाब फ्रूट्स की नॉलेज को ले लेते हैं। तो द नॉलेज ऑफ फ्रूट्स जनरली, ये नॉलेज का ये लेवल है। ये नॉलेज का लेवल मैं यहाँ के से रिप्रेजेंट करता हूँ जैसे जैसे बढ़ती जाती है। तो दिस इज द जनरल लेवल ऑफ नॉलेज, जहाँ पे आप फ्रूट्स को बता सकते हैं कि यार दिस इज अ फ्रूट, दिस इज अ वेजिटेबल, दिस इज दिस एंड दैट। ठीक है, तो दिस इज द नॉलेज ऑफ फ्रूट्स। और बेसिक लेवल ऑफ नॉलेज इन टर्म्स ऑफ फ्रूट्स, इफ आई बिकम स्पेसिफिक एंड आई गिव समथिंग टू यू, यार ये देखें, ये एक चीज है, तो आप कहते हैं ये तो अच्छा, दिस लुक्स लाइक एन एप्पल, कि आप फ्रूट से एकदम से यहाँ पे जंप किया। और दिस इज दिस लेवल ऑफ नॉलेज जो कि बहुत डिफरेंट है फ्रॉम द बेसिक लेवल ऑफ नॉलेज। तो दिस इज द नॉलेज ऑफ एन एप्पल। यार एक एप्पल को आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। मैं कहूँ फ्रूट्स, तो आपके जहन में एक जनरल सी कोई वो आएगी, कोई स्पेसिफिक इमेज नहीं आएगी। लेकिन व्हेन आई शो यू एन एप्पल, यार ये देखें ये क्या चीज़ है, तो समथिंग स्पेसिफिक आउट ऑफ योर नॉलेज बेस कम्स, यार दिस इज एन एप्पल। क्योंकि आपको बचपन से सिखाया गया है कि ए फॉर एप्पल, और इस तरह का होता है एप्पल, फिर आपने देखा, आपने खाया, आपने चखा, बहुत सारी चीज़ें जो उसके साथ रिलेटेड है। तो दिस डिफरेंस is because of
दैट एक्सपीरियंस एंड लर्निंग कि आप सिर्फ फ्रूट्स से एप्पल को नहीं डिटरमिन, बल्कि चीज़ को देखते ही आप उसे डिटरमिन कर लेते हैं कि ये ऐसी चीज़ है और इसका मज़ा ऐसा है, इसके लुक्स ऐसे हैं, इसका साइज इस प्रोपोर्शन में हो सकता है एंड सो फोर्थ। सही। तो ये हो गई थोड़ी सी बेसिक नॉलेज जो कि जनरली हम सारे वहाँ तक पहुँच जाते हैं। नाउ स्पेशलाइज्ड नॉलेज ये उन्हीं के पास होगी जो मंडी जाते रहते हैं या खुद जाके बाजार से फ्रूट्स खरीदते हैं। इट डज नॉट टेक अ लॉन्ग टाइम, इसके लिए आपको बचपन से नहीं सिखाना पड़ता। तो दिस इज दैट लेवल ऑफ स्पेशलाइज्ड नॉलेज जो थोड़ा सा इससे बेसिक लेवल से ऊपर है। तो दिस इज अ स्पेशलाइज्ड लेवल। और हाँ, तो स्पेशलाइज्ड एक जनरल फ्रूट्स, फिर एप्पल पे आए एंड आई शो यू अ रेड एप्पल। यार ये देखें, ये है रेड एप्पल, इसको कहते हैं काला कुल्लू। तो हो सकता है आप सारे ना जानते हो, लेकिन कुछ लोग जरूर जानते होंगे जो खुद जाके सेब खरीदते हैं और बताते भाई ये गोल्डन एप्पल है, ये काला कुल्लू है, ये वाइट एप्पल है, ये फलाना एप्पल है। तो दे मल्टीपल टाइप्स ऑफ एप्पल्स, और उसमें ये एक एप्पल है जो हमारे मुल्क में उगता है और बहुत मशहूर है और अच्छी प्राइस में भी बिकता है और लोग खरीदते भी हैं। ऑल्दो सबसे ज़्यादा टेस्टी यही वाला नहीं होता, और जो कि गाजा एप्पल है सबसे ज़्यादा टेस्टी मुझे वो लगता है, और हर एक की अपनी वो है। तो दिस इज अबाउट ह्यूमन नॉलेज कि ह्यूमन नॉलेज किस तरह से ऑपरेट करती है, और ये हमारे वर्ल्ड पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालती है कि हम चीज़ों को किस तरह से लेते हैं और किस तरह से डिस्क्रिमिनेट करते हैं। फिर उसके बाद जो चीज़ है वो है ट्रांजिशन। ट्रांजिशनिंग फ्रॉम वन फ्रेम टू अनदर फ्रेम। एक फ्रेम है आपके पास और फिर यू आर ट्रांजिशनिंग टू अनदर फ्रेम। दीज ट्रांजिशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, और ये ट्रांजिशंस भी मैप की जाते हैं यूजिंग डिफरेंट सिंबल्स। लेट्स से कि ये एक सिंबल है, एंड ट्रांजिशनिंग इन्वॉल्व्स टाइम। यानी कि जब आप स्टोरी लाइन लिख रहे हैं या प्लॉट लिख रहे हैं तो आप कहते हैं कि ये देखिए ये एक सीन है और फिर ये दूसरा सीन है, तो इस सीन में ये होगा और इस सीन में ये होगा। तो देयर इज अ ट्रांजिशन फ्रॉम वन सीन टू द अदर सीन, और इसमें क्या क्या चीज़ें चेंज होती हैं। ऑल ऑफ दीज आर रिप्रेजेंटेड बाय सम सिंबल्स। ठीक है, तो इसकी एग्जांपल मैंने कोई खास सोची नहीं, लेकिन लेट्स सपोज के एप्पल ही को लेते हैं हम, क्योंकि इन आवर नॉलेज वी हैव दीज एप्पल्स। और हम एक पिक्चर को लेते हैं कि एक एप्पल है, हमने जब खरीदा तो क्या क्या चीज़ें देख के इसे खरीदा। मैं लेट्स सपोज यहाँ इस सीन में एप्पल खरीदने जाता हूँ और फिर कुछ क्वालिटीज़ देखता हूँ एप्पल्स की कि किस तरह के ये एप्पल्स हैं, इनमें क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, तो मैं इसे खरीदता हूँ और मैं ख़रीद लेता हूँ। देन आई ट्रांजिशन कि ये एप्पल अब मेरे घर में रखा हुआ है, और वक्त गुजरने के साथ इसके साथ हुआ क्या। अगर तो ये किसी स्पेशल, यानी अगर आपने देखे हो वो न्यूजीलैंड वाले एप्पल्स आ रहे हैं, वो आते हैं तो एक हफ्ते के बाद भी पड़े पड़े वैसा का वैसे ही होगा। लेकिन ये जो हमारे लोकल एप्पल्स होते हैं, चाहे वो ये काला कुल्लू ही क्यों ना हो, वो एक हफ्ते के बाद उसकी हालात जो है ना वो टाइट होने शुरू हो जाते हैं, यानी कि उसका हाल गलने की तरफ चला जाता है। तो आ, ये तो इस तरह है ट्रांजिशन। दूसरा ट्रांजिशन फ्रेम कुछ इस तरह हो सकता था, क्या इससे कि यार ये एप्पल्स मैंने ख़रीदे और फिर मैं यहाँ लेके आया घर, और फिर ये देखें ये क्या बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। लेट सपोज कि ये एक जूसिंग मशीन है, इसमें एप्पल डाला और जूस निकाल लिया। तो दीज आर द काइंड ऑफ ट्रांजिशंस कि ये एक ऑब्जेक्ट यहाँ से चला और इसके बाद ट्रांजिट करके यहाँ पे आ गया और इसके साथ ये हुआ। तो दीज आर इम्पॉर्टेंट थिंग्स कि आप इनको विजुअलाइज कर सकें, रिप्रेजेंट कर सकें इन ट्रांजिशंस को, और देख सकें, यानी इमेजिन कर सकते हैं कि बीच की चीज़ें क्या होती हैं। और ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे केसेस में
इन लॉट ऑफ केसेस ये जो ट्रांजिशन है सारा, जिसको मैं यहाँ 5 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ट्राइंगल से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, दिस इज नॉट गिवन। ये हम लोग इमेजिन करते हैं कि ऐसा हुआ है, तब ये चीज़ यहाँ तक पहुंची है। इट्स नॉट नेसेसरी कि सारे का सारा फ्रेम आपको डिफाइन ही किया गया हो स्पेसिफिकली जिस तरह मशीन को चाहिए होता है। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मिसिंग लिंक, कि अगर मैंने आपको दिखाया कि मैं यहाँ मंडी से एप्पल ले रहा हूँ और अगले सीन में मैंने आपको दिखाया कि मैं इसका जूस निकाल रहा हूँ, तो यू कैन वेल इमेजिन कि मैंने मंडी से लेके गाड़ी में रखे, किसी तरह उसको ट्रांसपोर्ट किया और घर लेके आया और फिर उसको जाके जूस निकाल रहा हूँ। बट आई डोंट हैव टू शो यू एवरीथिंग। अगर आप नोट करें, बहुत सारी जो स्टोरीज आप जानते हैं या देखी हैं या आपने सीन्स देखे हैं, उसके अंदर इसी तरह होता है। देयर इज दिस सीन ट्रांजिशन और बीच की चीजें आप खुद इमेजिन कर लेते हैं कि ये ऐसे हुई है। ठीक है, तो दैट ब्रिंग्स अस टू ट्रेजेक्टरीज। तो ये ट्रेजेक्टरी वही वाली बात है कि मैं कह रहा हूँ एक ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। लेट मी जस्ट राइट सिंपल ऑब्जेक्ट, जिस तरह मैंने यहाँ सेब लिया था। तो एक ऑब्जेक्ट है हर ट्रेजेक्टरी में, और फिर एक एजेंट हो सकता है। एक एजेंट है, वो इस ऑब्जेक्ट पे एक्ट कर रहा है कुछ। तो देयर इज दिस एजेंट, और वो इस ऑब्जेक्ट के साथ कुछ करता है। लेट सपोज के सेब ही है वो ऑब्जेक्ट और उसको छीलता है। तो देयर इज दिस इंस्ट्रूमेंट जिसके साथ ये काम करेगा, राइट? और इसके साथ एक विथ का टैग लगा देते हैं कि उसने इसको लिया ऑब्जेक्ट के, उसके साथ कुछ किया विद दिस इंस्ट्रूमेंट, एंड इस एजेंट के साथ बाय का टैग लगा लेते हैं कि दिस ऑब्जेक्ट वाज एक्टेड अपॉन बाय दिस एजेंट। और फिर और भी चीजें हो सकती हैं इन ट्रेजेक्टरीज में। दे मे बी अदर एजेंट्स। फॉर एग्जांपल, लेट्स ऐड वन मोर एजेंट and he can be a co-agent। तो को-एजेंट के साथ काम किया। अच्छा, उसके बाद ये ऑब्जेक्ट कहीं से स्टार्ट लिया इस ऑब्जेक्ट ने। अगर एप्पल था, जिस तरह मंडी से लिया स्टार्ट, तो दिस इज अ सोर्स। और फिर देयर इज अ डेस्टिनेशन, यानी कि जूसर मशीन में पहुंचा। तो ये दो चीज़ें हो गई। इसी तरह कोई व्हीकल कि किस तरह से ट्रांसपोर्ट हुआ, तो दिस इज अ व्हीकल ऑफ मोशन। ये सारी चीज़ें हो गई। और फिर देर आर अदर थिंग्स विद इन ट्रेजेक्टरीज जो कि नज़र नहीं आ रही होती। फॉर एग्जांपल, एक और एजेंट है जो हमें शायद यहाँ नज़र ना आ रहा हो। लेट्स से कि ये एजेंट जो है ना, दिस इज द बेनिफिशियरी। यानी कि बेनिफिट किसको हुआ आखिर में, जब जूस वूस निकाल लिया तो पिया किसने? हो सकता है कि दिस इज द एजेंट हु इज बेनिफिटिंग फ्रॉम ऑल दिस एक्टिविटी। तो ये सारी चीजें रियल लाइफ में भी होती हैं। ये ट्रेजेक्टरीज हम देखते हैं कि भाई ये हुआ, एक इवेंट हुआ, फिर दूसरा इवेंट हुआ, एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम में, एक सीन से दूसरे सीन में, और फिर इवेंचुअली वी आर ट्राइंग टू फिगर आउट के आखिर में फायदा सबको फायदा इस सब का किसको हुआ। यानी कि एक जो मार्च हो रही है और दूसरी मार्च हो रही है, और एक धरना हो रहा है और दूसरा धरना हो रहा है, इस सब में फायदा किसको हो रहा है और नुकसान में कौन रह रहा है? तो उम्मीद है कि अक्लमंद लोग वो सारी चीज़ें, दे कैन कनेक्ट द डॉट्स एंड फिगर आउट कि आखिर में बेनिफिशियरी कौन बनता है इन चीज़ों का। एंड दैट कैन ओनली बी पॉसिबल if you can realize all of these things, and these are some limited pieces of frames जो कि अभी हमने देखे हैं। ठीक है, तो एक और चीज़, और इनफैक्ट बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे लैंग्वेज और एनालिसिस
से ताल्लुक़ रखती हैं कि हम स्टोरी लाइन्स देखते हैं, उसमें से चीज़ों को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं, चाहे वो रिटन स्टोरीज़ हैं या टोल्ड स्टोरीज़ हैं। तो देयर इज़ अ सीक्वेंस, टाइमलाइन सीक्वेंस जो कि मेंटेन करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है, सही। तो देयर इज़ दिस टाइमलाइन जिसको मैं इस तरह से सिंगल डायमेंशन में बना लेता हूँ एंड देयर इज़ अ सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। एक इवेंट है, दूसरा इवेंट है, तीसरा इवेंट है, कुछ करीब होते हैं, कुछ दूर होते हैं। तो these events flow along this timeline। और कई दफ़ा इनकी टाइमिंग को देखना कि ये टाइमिंग्स कैसी हैं, वो हम लोग मिस कर जाते हैं, और इनको कनेक्ट करना इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस। वो कैसे? कोई एग्जांपल ज़हन में आती है आपके? चले मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, आप देखते हैं कि टाइमलाइन में यहाँ पे मुझे जो है वो सिम्टम्स पैदा हो गए, सिम्टम्स। और आपको पता है आजकल के ज़माने में सिम्टम्स का मतलब क्या है, सही है। इसका मतलब ये है कि इन सिम्टम्स के पैदा होने से पहले में या तो इस वक्त इन्फेक्ट हुआ था। अब फिर हम लोग टाइमलाइन में पीछे जाते हैं, जिसको कहते हैं कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग। तो मैं ये वैसी एग्जांपल बना रहा हूँ। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करते हैं कि किन किन लोगों से मिले थे हम, इससे मिले, किस तरह से ये इन्फेक्शन मुझ तक पहुंचा है कि ये मुझे सिम्टम्स पैदा हो गए, ठीक है। तो हम लोग कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करते हैं और देखते हैं कि देयर इज दिस पीरियड ऑफ टाइम जिसे इंक्यूबेशन कहते हैं। ये हो सकता है वायरस मेरे अंदर हो लेकिन मुझे पता ही ना हो। उसके बाद टाइमलाइन में अगला आपको पता कि क्या होगा, अगला ये होगा कि क्वारंटीन, और फिर क्वारंटीन के इवेंट्स, फिर कमिंग आउट ऑफ क्वारंटीन, ठीक है। हैप्पी फेस बना लेता हूँ, बड़ी खुशी होती है क्वारंटीन से बाहर आके, लेकिन दिस इज द सीक्वेंस दैट्स इम्पॉर्टेंट। और कई दफ़ा ये सीक्वेंस आप मिस कर जाते हैं। फॉर एग्जांपल, जितनी आपको नॉलेज हो गई आज तक कोरोना वायरस के बारे में, आपको ये नहीं पता चला कि जब एक वायरस, अगर किसी को मालूम है तो बताए, क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं, ठीक है, कि एक वायरस आपके सांस में जाके आपके आपके लंग्स में पहुंच जाता है, ठीक है। तो हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू रेप्लिकेट? कितना टाइम लगाता है वो रेप्लिकेट करने में, किस स्पीड के साथ रेप्लिकेट हो रहा है? दैट इज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रिगार्डिंग द टाइम। किसी को पता है तो बताएं, या तो सारे अभी तक बिस्तर के अंदर ही हैं, सो रहे हैं। सर ये तो प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कोई भी। इसमें प्रिडिक्शन की जरूरत ही नहीं है, ये तो एग्जैक्ट साइंस है कि जब एक वायरस का सेल आपके अंदर पहुंच जाता है, कितनी देर लगाता है रेप्लिकेट करने में। सर वो इंस्टेंटली होना शुरू हो जाते हैं अंदर जाते ही। नहीं होना जो शुरू होने का क्या मतलब है, कितनी तेजी से रेप्लिकेट होता है, देखा। तो दिस इज इम्पॉर्टेंट पीस जो कि बहुत सारी उसमें मिसिंग होता है। इसी तरह जो अब आपके पास वैक्सीन आ रही है, हाउ डज इट वर्क, और उसकी टाइमलाइन कि वो किस तरह से काम करेगी, इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन बहुत थोड़ी है कि दिस इज द टाइम लेट्स से यू गेट वैक्सीनेटेड, और फिर आगे होगा क्या, क्वेश्चन मार्क। किस तरह से आप लोग बच जाएंगे या इंसान इम्यून हो जाएगा उस डिजीज़ के लिए। तो चलें, होपफुली आप लोग इन चीज़ों पे भी ड्वेल करना शुरू करेंगे या देखेंगे कि किस तरह से हमारी ज़िंदगी में इस तरह के इवेंट्स हो रहे हैं। अच्छा, इन टर्म्स ऑफ लर्निंग, कि हम लोग अगर इस तरह का सिस्टम बनाना चाहें जो स्टोरी एनालिसिस कर सके, तो हमें सबसे पहले क्या चाहिए होगा? हमें सबसे पहले चाहिए होगी स्टोरी लाइब्रेरीज,
एक लाइब्रेरी बनाई हमने स्टोरीज की, बहुत सारी स्टोरीज को कनेक्ट कर लिया, डेटाबेस में जमा कर लिया, कलेक्ट कर लिया हमने, और फिर उन स्टोरीज को, लेट्स से आपने एक स्टोरी ली, इस तरह की स्टोरी ली आपने, इसको ब्रेकअप कर लिया इनटू इट्स फ्रेम्स या सीन्स, और फिर आपने इस तरह के जो इवेंट्स हैं उनकी एक लाइब्रेरी बना दी, लाइब्रेरी ऑफ इवेंट्स। और आई एम जस्ट थिंकिंग आउट लाउड के होगा ये कि you have all these events that you can discriminate into positive events and negative events। सही है, इसी तरह से सिर्फ इवेंट्स ही को देख रहे हैं अभी हम। तो पॉजिटिव इवेंट्स में लेट्स सपोज के पार्टीज और फेस्टिवल्स और इस तरह की चीज़ें आ गई, और नेगेटिव इवेंट्स में आपके पास डिजास्टर्स और इस तरह की तबाही और इस तरह की वॉर्स आ गई। सही है, और फिर इनको भी फर्दर डाउन आप क्लासिफाई कर सकते हैं इसी हिसाब में कि आपने डिजास्टर इवेंट्स में अर्थक्वेक्स, वॉर, और पॉजिटिव इवेंट्स में बर्थडे या कोई फेस्टिवल एंड सो फोर्थ, इस तरह की चीज़ें रख ली। और मल्टीपल लेवल ऑफ हायरार्की भी हो सकती है कि यू कैन क्लासिफाई दीज इवेंट्स, और दिस इज हाउ वी ऑपरेट। जो हमारा मैकेनिज्म है ऑपरेशन का कि वी हैव दीज इवेंट्स, और हमने उनको क्लासिफाई किया हुआ है विद लेवल्स ऑफ इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटीज भी हैं चीज़ों की, और हम बचपन से इसी तरह सीखते आए हैं विद दीज स्टोरीज। हमें सुनाई जाती थी स्टोरीज, हमने कुछ स्कूल में जाके सुनी, कुछ नैरेटिव्स खुद डेवलप कर लिए, कुछ स्टोरीज खुद ही जनरेट कर ली हमने। तो an integral part, and I'll go again into some of that, के जो आज हमने कवर किया, an integral part of learning is story analysis and understanding। तो जो चॉम्स्की है या और लोग हैं, they say the unique piece that distinguishes us from other species is the ability to tell stories and understand stories, and in essence be generative, imaginative, or imagine narratives। तो टेलिंग स्टोरीज कम्स फ्रॉम रिकॉर्डिंग ऑफ हिस्ट्री। दूसरे कोई भी जानवर अपने हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स ट्रांसफर नहीं करते टू द नेक्स्ट जनरेशन, एटलीस्ट दैट वी नो ऑफ, कि भाई पिछले ज़माने में ये एक जंग हुई थी जिसमें ये हुआ और ये कैरेक्टर्स थे और उन्होंने ये गलती की है। बिल्कुल इस तरह की चीज़ नहीं है। और फिर उनके अंदर द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड दीज स्टोरीज इज लिमिटेड। जब ट्रांसफर ही नहीं है तो अंडरस्टैंडिंग तो एक और ही चीज़ है। एंड देन द इमेजिनेशन, दिस इज दैट कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्सेप्ट्स। ये दो कॉन्सेप्ट्स लिए एंड कंबाइन इट टू फॉर्म अ थर्ड कॉन्सेप्ट। दिस इज प्योर चॉम्स्की थियरी कि आप इस तरह से जो हम लोग कॉन्सेप्ट को कंबाइन कर लेते हैं while keeping the two initial concepts intact, this is something unique to the human kind, और हम लोग ऐसी चीज कर सकते हैं। तो now the question is, can machines do something similar? Can machine learns from stories? Machines learn from stories। ठीक है, तो लर्निंग से पहले अंडरस्टैंडिंग की बात है। अब जो हमारे पास मॉडल्स हैं जिस तरह GPT-3 है, अनफॉर्चुनेटली जो कुछ भी इसके अंदर फीड हुआ है और जितना डेटा इसके अंदर गया है
इट्स अनइमेजिनेबल कि किसी इंसान के अंदर इतना डेटा जा सकता है, लेकिन द मॉडल इज स्टिल डम. It does not really understand what it has and how it can make use of all that knowledge. और बहुत सारी ऐसी चीज़ें करता है जो कि आम इंसान भी नहीं करेगा. फॉर एग्जांपल रिसेंटली आपने सुना होगा कि GPT-3 से किसी बंदे को वो दिया गया कि भाई मेरे ये हालात हैं और ऐसे हैं और सख्त हालात हैं. वो कहता है भाई जाके खुदकुशी कर लो तुम, जो कि कोई आम इंसान कभी भी नहीं कहेगा किसी को, चाहे वो साइकोलॉजी में ट्रेंड है और साइकेट्री का मास्टर है या आम आदमी है, तो वो बिल्कुल कभी ऐसी बात नहीं करेगा. और जितनी नॉलेज इस जीपीटी या सपोजिटली जितनी नॉलेज GPT-3 के अंदर डाल दी गई है, तो इट्स नॉट डूइंग इवन 1% ऑफ व्हाट इट्स सपोज टू डू. ठीक है, तो वी नो कि इवन दो उसके अंदर बहुत माल मसाला डाल के उसके बिलियंस ऑफ पैरामीटर्स को ट्रेन कर लिया गया है, लेकिन हाउ मच नॉलेज डज इट हैव? परहैप्स I wouldn't say nothing, लेकिन not enough. Or depending on what you're thinking, maybe there are multiple divisions of this general knowledge and basic knowledge and the specifics of knowledge, जिसको incorporate करना बहुत important है. And how far are we from these machines being able to learn from stories? I think we are not even close. ठीक है, तो any questions about story analysis and understanding? तो इसके अंदर बहुत काम हो सकता है. Just looking at simple sentences, simple conversations और उनके narratives को represent कर लेना सही तरीके से using the right symbols is a big challenge still. So with that I would end the lecture today and all of the classes. लेकिन इसके अंदर बहुत सारे पीसेस ऐसे हैं जो जनरल एआई की तरफ हमें लेके जा रहे हैं कि जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ एआई, व्हाट डज इट रियली मीन. और अगर हम लेट सपोज कि ऐसा काम कर भी सके, वी कैन ट्रेन मशीन्स टू लर्न फ्रॉम नैरेटिव्स and be able to map them onto a real world, तो would it even be ethical or not? तो अब इन क्वेश्चंस को मेरे ख्याल में डील किया जा रहा है एट अ हाई लेवल इन द एआई कम्युनिटी एंड द साइंटिफिक कम्युनिटी इन जनरल. और बहुत सारी एप्रीहेंशंस हैं जिन्हें लोग देखने की कोशिश कर रहे हैं, स्ट्रीमलाइन कर रहे हैं. फिर भी बहुत सारा काम है जो हो रहा है और बहुत सारा काम है जो फिर भी बहुत चैलेंजिंग है. ठीक है, तो आई एम गोइंग टू स्टॉप हियर and if there are any questions I'm willing to take questions. सर मुझे इसमें बेसिकली ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है नॉलेज बेस